स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे केरियर स्टाइल गेबल बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को। एक गेबल बॉक्स के प्रिंटिंग का लेआउट बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे डाई लाइन, क्रीज लाइन, ब्लीड। यह अलग तरह का गेबल बॉक्स होगा जिसमें एक रूफ का हैंडल भी होगा। तो साइज कैसे लेना है वो भी बताऊंगा। वीडियो पे आखिर तक बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी केरियर स्टाइल गेबल बॉक्स। इससे पहले भी एक पुरानी वीडियो थी मेरी जिसमें हमने एक गेबल बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को देखा था। वो पूरी तरह से पेपर से बना हुआ होता है। पहले उसी तरीके से गेबल बॉक्स को बनाया जाता है, हालांकि अब भी बनाया जाता है पर उसमें थोड़ा सा बजट ज़्यादा लगता है। इसमें थोड़ा बजट कम लगता है, वक्त भी कम लगता है, मेहनत भी कम लगती है। पर उसमें और इसमें फ़र्क यह है कि वो पूरी तरह से पेपर का होता है, उसका जो हैंडल है वो भी पेपर का होता है। इसमें एक रोप का हैंडल हमने लगाया है। तो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, ज़्यादातर आपको फेस्टिवल सीज़न में नज़र आएगा। गिफ्ट पैक बनाने के लिए अच्छा है ये। इसमें काफ़ी स्पेस रहता है, खर्चा भी कम आता है। डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट आपको बजट कितना दे रहा है, उसी हिसाब से। अब कई सारे जो सब्सक्राइबर है वो पूछते हैं अगर क्लाइंट हमें साइज ना दे तो हम क्या करें। देखो, इस तरह के जो पैकेजिंग है वो हमेशा नहीं बनते हैं, ये फेस्टिवल सीजन में आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह के जो साइज होते हैं वो क्लाइंट नहीं देते हैं, ठीक है जी। वो हमें होता क्या है कि क्लाइंट आपके पास आएगा, आपको बताएगा कि मुझे इस तरह के पैकेजिंग मुझे चाहिए। तो उसके बाद फिर आप सैंपल दिखाते हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले सैंपल दिखाते हैं उनको। सैंपल के बाद फिर उसमें क्या मटेरियल लगेगा, किस तरह का मटेरियल लगेगा। हालांकि दो तरह के ज़्यादातर यूज़ में लिए जाते हैं। इसमें एक कार्डबोर्ड यूज़ में लिया जाता है, एक डुप्लेक्स कार्डबोर्ड होता है और क्राफ्ट कार्डबोर्ड होता है। दो तरह के होते हैं, ज़्यादातर क्राफ्ट कार्डबोर्ड को ही यूज़ में लिया जाता है। डुप्लेक्स कार्डबोर्ड थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो इस तरह के अगर आपको पैकेजिंग, एक सस्ता पैकेजिंग बनाना है तो उसमें क्राफ्ट कार्डबोर्ड का हम यूज़ लेते हैं। फिर उसके बाद डिपेंड ये करता है कि उसमें कितना क्वांटिटी में कौन कौन से सामान आएंगे। सपोज़ करो इसमें फूड प्रोडक्ट आएगा, जैसे कि कुछ कैंडीज़ होगी, कुछ चॉकलेट हो गए, कुछ नमकीन हो गया, कुछ स्वीट हो गए। 5, 6 या 7 चीज़ें मिलके एक गिफ्ट पैक हमने बनाना है तो उसका साइज़ उसी हिसाब से हमें तय करना पड़ेगा। सपोज़ करो मेरे क्लाइंट ने कहा है कि 7 चीज़ें इसमें मिक्स करके एक गिफ्ट पैक बनाना है। 7 चीज़ों का मतलब एक जो चीज़ होगा वो 100 ग्राम का होगा। तो 7 चीज़ें हो गए 700 ग्राम। तो 700 ग्राम के हिसाब से हमने एक साइज़ लिया, ठीक है जी। तो साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। साइज़ यहाँ पे है जी, ठीक है। आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, यही सेम साइज़ लेके ये 700 ग्राम के लिए हम बना रहे हैं। कम ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से आपको कम ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं ये कर रहा हूँ जी, मैं इसके साइज़ को यहाँ से ले रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं जाऊँगा फाइल में, न्यू में मैं क्लिक करूँगा। तो लीजिए न्यू डॉक्यूमेंट फाइल में आ गए हम। अगर प्रिंटिंग के लिए आप काम कर रहे हो तो प्रिंटिंग में आ जाइए। कोई भी साइज़ ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या साइज़ ले रहे हो। प्रीसेट डिटेल्स में नेम ज़रूर देना, मेरी आदत है मैं नेम दे देता हूँ। तो कैरी स्टाइल गेबल बॉक्स लेआउट कर देते हैं, ठीक है जी। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा यूनिट। अपने हिसाब से यूनिट देख लेना, मैं मिलीमीटर ले रहा हूँ। ओरिएंटेशन मैं अभी फ़िलहाल के लिए जिसमें है उसी में छोड़ रहा हूँ, बाद में हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। आर्टबोर्ड छोड़ देंगे, ब्लीड को भी छोड़ देंगे। एडवांस ऑप्शन में आके कलर मोड CMY के रास्टर इफेक्ट 300 PPI और क्रिएट करेंगे। तो लीजिए जी, एक आर्टबोर्ड आ गया। पेस्ट कर देते हैं अपने साइज़ को यहाँ पे और थोड़ा छोटा बड़ा करके यहाँ पे साइड में रख देते हैं, ठीक है जी। अब मैं ले रहा हूँ जी रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब साइज़ लेंगे विड्थ में 205 और हाइट में 152।
तो 152 मैं कर देता हूँ और ओके मैं कर रहा हूँ। एक रेक्टेंगल आ गया, ठीक है जी। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे विड्थ, हाइट और डेप्थ याद रखना। डेप्थ वर्टिकल बॉक्स होगा ये, तो ये वर्टिकल बॉक्स है, इसमें डेप्थ ये जो है इसको डेप्थ कहा जाएगा, ठीक है जी। ऑलराइट, सो अब मैं एक काम ये करूँगा कि पहले तो इस आर्ट बोर्ड को अपने हिसाब से बड़ा छोटा हम कर लेते हैं, ऐसे करके यूं और यूं कर लेते हैं, ठीक है जी। थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया। साइज़ को उठाकर मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइड में, और हम फ्रंट टू बैक बनाएंगे, यानी कि जो लेआउट है वो फ्रंट से हम बैक की तरफ जाएंगे। तो फिल में नहीं रखेंगे, स्ट्रोक में ले रहा हूँ मैं। तो स्ट्रोक अगर पतला लग रहा है तो मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। हालांकि जब भी आप प्रोफेशनली बनाते हो तो इसको 0.5 में रख के बनाया करो, ठीक है जी। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको 2 पॉइंट में करके इसको बना रहा हूँ। ये देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हो गया जी फ्रंट पार्ट, ये वाला फ्रंट पार्ट। अब इसके साथ में बनेगा जी इसके लेफ्ट साइड में ग्लू मार्जिन। तो इसी की एक कॉपी करके इसके साथ अटैच करेंगे। अटैच करते ही एक बार चेक ज़रूर कर लेना, जूम करके या फिर कंट्रोल वाई से आप वायर फ्रेम में जाकर एक बार अच्छी तरह से देख लेना। दूर से पता नहीं लगता है कि ये अटैच सही से हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ग्लू मार्जिन का जो साइज़ होगा डिपेंड करेगा बॉक्स पे, बॉक्स कितना बड़ा है कितना छोटा है। 10 mm से 20 mm के बीच का एक ग्लू मार्जिन आप ले सकते हो। थोड़ा छोटा बड़ा भी हो गया तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ट्रांसफॉर्म के पैनल पे, राइट साइड में लगाऊंगा इसके रेफरेंस पॉइंट, विड्थ में आकर ले लूँगा 15 mm में, ठीक है जी। तो ये लीजिए 15 mm का एक ग्लू मार्जिन क्रिएट हो गया है। अब इसके ऊपर का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। ऊपर का पार्ट यानी कि यहाँ पे देखिए एक पार्ट तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, राइट। जो दूसरा जो पार्ट होगा ऊपर वाला वो थोड़ा सा छोटा होता है। कितना छोटा होता है देखो मैं आपको बताता हूँ। उसका साइज लेने के लिए इसका एक कॉपी कर लो और इसके साथ अटैच कर लो। मैं थोड़ा सा जूम करके अटैच करूंगा इसको, यूं करके, ठीक है जी। इतना होने के बाद एक और कॉपी कर लो और यहाँ पे आ जाओ। पहले तो इसका रेफरेंस पॉइंट बीच में लगाऊंगा और इसका हाइट जो है यहाँ पे /3 कर देंगे हम। तो /3 करके एंटर करेंगे। ये जो साइज आ जाता है इसका ग्रुप मैं कर लूँ पहले, कंट्रोल जी से ग्रुप, और इसके साथ मैं इसको अलाइन कर दूंगा टॉप पर। ये देखो टॉप एंड राइट अलाइन, ठीक है जी। ये देखो ये आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो है ये वाला पार्ट और ये वाला मैं ऐसे करके सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको पकड़ के यहाँ लेके आओ और इसको डिलीट कर दो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो गया जी हमारा साइज। अब यहाँ पे एक ग्लू मार्जिन 2 हो गए, एक ग्लू मार्जिन ऊपर वाली साइड का, एक ग्लू मार्जिन नीचे वाली साइड का। पूरा एक ही नहीं रखना है, दोनों को अलग अलग रखना है क्योंकि थोड़ा सा ये स्ट्रेट जाके थोड़ा सा ट्रायंगल जैसा बनता है, ठीक है जी। तो इसलिए हमें अलग अलग ग्लू मार्जिन इसका रखना पड़ता है। अब थोड़ा सा ये तिरछा होता है तो यहाँ से पकड़ो। एक चीज़ मैं और बता दूँ, कंट्रोल के प्रेस करो और कीबोर्ड इंक्रीमेंट को 1 mm पे सेट करो, ठीक है। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके यहाँ से एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करो, इसको 5 mm नीचे की तरफ लेके आओ, 1 2 3 4 5 ऐसे, और इसको 5 mm ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे। सेम इसको भी 1 2 3 4 5 ऐसे, और इसको भी 1 2 3 4 5। तो देखो कुछ इस तरह से हमारा ग्लू मार्जिन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद जी अब आ जाते हैं, देखो यहाँ पे एक पार्ट और बनेगा, एक और ग्लू मार्जिन बनेगा जो कि ऊपर की साइड में होगा। यहाँ से सपोज करो कि ये फ्रंट साइड है, यहाँ एक ग्लू मार्जिन बनेगा जो कि दूसरी साइड में अंदर में जाके पेस्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनता है, इससे डबल बनेगा यानी कि इससे बड़ा बनेगा। तो उसका एक कॉपी ले लेते हैं, यू ले लेते हैं, ठीक है। इसको 15 रखा है तो उसको 30 रखेंगे। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नीचे की तरफ लगाएंगे, हाइट में आ जाएंगे और 30 ले लेंगे, ठीक है। इसके कॉर्नर को भी थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5
और यहाँ से भी 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है जी। इतना होने के बाद अब इसके साइड वाले पार्ट को भी बनाएंगे। साइड वाला पार्ट ये वाला, ठीक है। सपोज करो कि ये राइट का है, एक पार्ट ऐसा ही यहाँ पे भी होगा जो कि दिखाई नहीं दे रहा, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है जी। तो उसके लिए जी इसी की कॉपी कर लेंगे, ऐसे से सेलेक्ट करेंगे और इसकी एक कॉपी कर लेते हैं, ये यूं करके यहाँ अटैच कर देंगे। और एक बार जूम करके कंट्रोल वाई से मैं देख लूँ, वायर फ्रेम में जाकर देखो बिल्कुल परफेक्ट ये अटैच हुआ है। ठीक है। ऐसे बार बार चेक करते रहना, दूर से पता नहीं चलता और बाद में जब आप डायलाइन बनाओगे तो आपको दिक्कत आएगी इसमें। तो अब इसका साइज लेना है, यहाँ से डेप्थ वाला जो है 114 वाला साइज, इन दोनों को सेलेक्ट रखेंगे, रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट की तरफ लगाएंगे, विड्थ में आ जाएंगे और 114 कर देंगे। ये हो गया जी हमारा एक साइज। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऊपर जाके एक ट्रायंगल जैसा शेप बनाता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से फोल्ड हो रहा है, जब यहाँ से फोल्ड होगा तो ये ट्रायंगल शेप बनाएगा, इसीलिए इसको गेबल बॉक्स कहा जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों ने सवाल ये किया था पिछली बार भी कि गेबल बॉक्स क्यों कहा जाता है इसको। तो गेबल बॉक्स इसीलिए कहा जाता है कि वो ऊपर से जाकर एक ट्रायंगल शेप बनाता है, यानी कि एक कॉर्नर जैसा बनाता है। तो इस तरह के बॉक्स को गेबल बॉक्स कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, इसको यहाँ पे देखो, जब हम इसको पेस्ट करेंगे उसके बाद यहाँ से फोल्ड होगा, एक ट्रायंगल की तरफ फोल्ड होगा। तो उसके लिए एक काम मैं करूँगा, यहाँ पे स्टार टूल ले लेता हूँ और इस तरह से एक ट्रायंगल हम बना लेंगे। ठीक है। और इसको इसके साथ पहले तो अलाइन कर देंगे ऐसे यूं करके, और इसको फैला लेंगे थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है जी, थोड़ा सा। अब इसको वापस बाहर लेके आएंगे, इसके नीचे वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। और इसके साथ वापस इसको अलाइन हम कर देते हैं। राइट। अब ये बाद में हमें काम आएगा, क्योंकि जब हम क्रीज लाइन बनाएंगे तो इसको क्रीज लाइन हम बनाएंगे। ठीक है। अब इतना हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से ऐसे करके, और इसकी एक कॉपी कर लेंगे, इसके साथ अटैच कर लेंगे। एक बार जूम करके मैं फिर से कंट्रोल वाई से इसको चेक कर लेता हूँ। देखो, और जूम करके दिखाऊंगा तो ये देखो ठीक से ये अटैच नहीं हुआ। दूर से ऐसा लगता है, ये देखो दूर से ऐसा लगता है ये अटैच हो रखा है, पर वायर फ्रेम में जाकर ज़रूर देखना। इसलिए इस तरह के जब हम बड़े बॉक्स बनाते हैं तो ख़ास तौर पे बड़े बॉक्स में ध्यान रखना, दूर से पता नहीं चलता है। अब देखो ये परफेक्ट अटैच हो गया है। ठीक है। तो इसको इस तरह से चेक किया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया जी हमारा फ्रंट साइड, ये बैक साइड हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, जो कि घूम कर आएगा इस तरफ। और ये जो ग्लू मार्जिन जो दो बाहर निकल रहे हैं, ये इसके पीछे की तरफ यानी कि अंदर की तरफ पेस्ट हो जाएंगे, तब जाके ये एक बॉक्स बन जाएगा। और ये वाला ग्लू मार्जिन ऐसे करके आएगा और ये अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ पेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। आई होप इतना समझ गए होंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक लॉक बनेगा जो कि यहाँ से निकल रहा होगा, उसको बनाने के लिए एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे करके एक रेक्टेंगल मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है जी। और इसका साइज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लेना चाहिए, तो सबसे अच्छा है कि यहाँ पे जो ग्लू मार्जिन है ना, ग्लू मार्जिन, उसका साइज ले लो। हमने यहाँ पे कितना लिया था, 15। तो इसका जो हाइट है वो 15 हम ले लेंगे। रेफरेंस पॉइंट मैं लगाऊंगा बीच में और हाइट में आकर 15 हाइट ले लूँगा। ठीक है। अब विड्थ कितना लेना है, विड्थ 50 के आसपास आप ले सकते हो, 50 mm के आसपास। ठीक है। 50, 55, 60 भी ले सकते हो। थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई हार्ड रूल नहीं है कि इतना ही लेना है। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं इसको 50 कर देता हूँ और ये हमारा हो गया साइज। ठीक है। अब इसको लगाना है इस वाले पार्ट के ऊपर, यहाँ पे लगाना है, यहाँ लगा देंगे और एक इसकी कॉपी करके रखेंगे।
इसको अलाइन कर देंगे इस तरह से। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, अब इस वाले पार्ट को लगाएंगे यहाँ पे। याद रखना ये जो है ग्लू मार्जिन इसके बॉटम साइड में लगाना है, ठीक है, पर इतना ही बड़ा नहीं लगाना है, इसको इसका हाफ कर देना है, यानी कि ये 15 है तो इसका जो हाइट है वो 7.5 या 8 mm का होना चाहिए। तो मैं ये क्या करूँगा कि हाइट में आकर 8 mm रखूँगा और ये लीजिए, ठीक है जी। अब एक और चीज़ कि इसका जो हमने विड्थ लिया था वो 50 लिया था, यहाँ पे आपको दिखा दूँ 50। अब इसका जो है इसको बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट घूम के आएगा इसके अंदर से निकलेगा, तो अगर दोनों बराबर होंगे तो टकरा जाएंगे। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है आपने, 1 से 2 mm के बीच रखना है। 1 mm काफ़ी होता है वैसे भी, तो मैं 1 mm इसको बड़ा कर देता हूँ, मैं 51 कर देता हूँ इसको, और ये लीजिए, ठीक है। अब मैं इसके साथ इसको अलाइन कर दूंगा, पहले मैं बॉटम और फिर सेंटर अलाइन करूँगा, ये लीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ वापस आ जाते हैं, इसके जो कॉर्नर है, इसके कॉर्नर को ऐसे शार्प नहीं छोड़ना है क्योंकि टकरा के ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि इसके 2 ऊपर के एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करूँगा, इसको 5 mm राउंडेड कर दूंगा यहाँ से, ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। जब ये वाला पार्ट यहाँ पे आके पेस्ट होगा तो ये वाला जो लॉक है ये इसके बीच में से निकल जाएगा, ये कुछ इसके बीच में से ऐसे करके निकलेगा, ठीक है, ऐसे करके निकल के इस साइड में आके पेस्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ देख पा रहे हो, अब थोड़ा सा ये बड़ा है या ये वाला बड़ा है, ठीक है, ये वाला छोटा है थोड़ा सा। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाते हैं जी इसके नीचे वाले पार्ट में, यहाँ पे हम बनाएंगे स्नैप लॉक। अब स्नैप लॉक ही क्यों, कुछ और लॉक क्यों नहीं? देखो स्नैप लॉक में ये होता है कि बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है, उसमें ना ग्लू की ज़रूरत होती है, वज़नदार चीज़ें भी अंदर आप रख सकते हो। स्नैप लॉक नहीं खुलता है, जब तक आप खुद से नहीं खोलोगे वो नहीं खुलेगा। हालांकि ऑटो लॉक भी हम बना सकते थे, पर ऑटो लॉक में ये होता है कि थोड़ा सा वज़न पड़ने पर वो ज़्यादा सह नहीं पाता है। तो हाँ, ऑटो लॉक में ये होता है कि आप ग्लू भी लगा सकते हो, पर स्नैप लॉक को उसी तरह से बनाया जाता है। अगर आपने ग्लू लगाना है तो हाँ, आप स्नैप लॉक में भी ग्लू लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसका शेप बदलना पड़ता है। तो हमने इसमें ग्लू नहीं लगाना है, हमने इसमें हल्की फुल्की चीज़ें ही रखनी है, और वो भी 700 ग्राम तक का रखना है। तो इसमें ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बॉक्स की खासियत यही है कि ग्लू ज़्यादा नहीं लगता। ग्लू आपका यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा और इसके लॉक में लगेगा थोड़ा सा करके, बस नीचे की साइड में कोई भी ग्लू नहीं लगेगा, ठीक है जी। अब नीचे की साइड कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए इसकी एक कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे अटैच करेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी जो विड्थ है वो देख लो, पर इसका जो विड्थ है यहाँ पे आपको डेप्थ दिखा रहा है, वही होगा इसका विड्थ यहाँ पे, ठीक है, 114। अब 114 का हाफ करेंगे तो 57 हो जाता। 57 से थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है, अंदाज़न थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही रखना है। जैसे कि 57 हो रहा है तो 57 की जगह हम 65, 70 या 75 तक कर ले सकते हैं एक वैल्यू। तो इसके जो हाइट है 75 लेंगे, हाइट में आ जाएंगे और 75 एक वैल्यू ले रहा हूँ मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ऊपर की तरफ लगाऊंगा पहले, और अब मैं 75 लेंगे, ठीक है जी। अब ये हो गया जी हमारा हाइट, थोड़ा कम ज़्यादा हो गया कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी की एक कॉपी करके यहाँ पे अटैच करेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक फैला लेंगे, ठीक है जी। माफ़ करना, मेरे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ी बहुत साउंड में डिस्टरबेंस हो सकती है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे हम स्नैप लॉक बनाएंगे। स्नैप लॉक के लिए इसी की एक कॉपी कर लेंगे ऐसे करके। पहले तो इसको वर्टिकल हाफ करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ इस तरह से लेके आएंगे,
ठीक है, और एक बार और लेके आएंगे, डबल करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको हॉरिजॉन्टल हाफ करेंगे, ऐसे करके, ठीक है। चाहो तो आप इसी चीज़ को आप ट्रांसफॉर्म के पैनल में आके कर सकते हो, पर हमारे साथ बिगिनर है बहुत सारे, उनको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसी वजह से ऐसे एक बिगिनर स्टाइल में आपको सिखा रहा हूँ। अब इसको उठाकर यहाँ पे रखेंगे और इसके साथ अलाइन कर देंगे और बॉटम में, ठीक है जी। इतना होने के बाद अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, इसको एक कॉपी करके एक यहाँ पे भी लगाएंगे, इसकी एक कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं, राइट। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके और पाथ फाइंडर में आ जाते हैं, यहाँ पे माइनस फ्रंट कर देंगे। जैसे ही माइनस फ्रंट करेंगे तो ये आपको ऐसा मिल जाएगा। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, ये वाले कॉर्नर को 2 mm लेफ्ट की तरफ ले जाना है और इसको राइट की तरफ लेके आना है, ठीक है। 1 2 ऐसे, और इसको भी 1 2 इस तरह से, ताकि दूसरा जो पार्ट इसके अंदर से जाएगा वो इस तरह से फंस जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, अब यहाँ पे ये वाला जो रेक्टेंगल है बड़ा वाला, इसको पकड़ के ऐसे लेके आना है, ये दूसरा हिस्सा बन गया हमारा। दोनों को सेलेक्ट करेंगे ऐसे करके और यूनाइट कर देंगे। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और ये वाला जो पार्ट है इसको लेफ्ट की तरफ 1 2, और ये वाला जो पार्ट है इसको राइट की तरफ 1 2, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, तो इसका जो कॉर्नर है मैं इसको भी राउंडेड कर दूंगा, ये और ये वाले कॉर्नर, ठीक है। इसको राउंडेड करना ज़रूरी है वरना टकरा के ख़राब हो जाएंगे, तो इसको 5 mm करना ही है। तो 5 mm का मैं इसको राउंडेड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, दिखने में भी अच्छा लगता है और ये ख़राब भी नहीं होता है। अब आ जाते हैं जी इस वाले पार्ट पे, ठीक है। इसको बनाने का तरीका देख लो। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो Ctrl R प्रेस करेंगे, रूलर आ जाते हैं ये देखिए, और यहाँ से गाइडलाइन ले लेंगे, गाइडलाइन को लाकर यहाँ लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए। दूसरा गाइडलाइन यहाँ से लेंगे और इसके जो सेंटर पॉइंट है या उसके साथ हम अलाइन भी कर सकते हैं इसको, ये देखो इस तरह से सेलेक्ट कर लेना और ऐसे करके अलाइन कर देंगे, ये देखो सेंटर में आ गया। और जैसे ये सेंटर में आता है यहाँ पे एक क्रॉस बन जाता है, ठीक है, इस पे ध्यान रखना। अब डीसेलेक्ट करके इस वाले पार्ट को या इस वाले रेक्टेंगल को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे। तो एंकर पॉइंट को ऐड करने के लिए एक एंकर पॉइंट टूल ले रहा हूँ मैं और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड कर रहा हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मूव कराते हुए ये देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, दो गाइडलाइन क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर लेके आना है। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे। अब बहुत से लोगों की आदत होती है कि इस वाले पार्ट को कहीं पे भी मूव करा देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा पीछे आएगा, पर कितना पीछे आएगा उसके लिए एक तरीका है, देखो इसको कहीं पे भी ऐसे मत रख लेना क्योंकि बाद में फिर लॉक होने में दिक्कत हो जाती है। तो इसको सबसे सही तरीके के लिए यहाँ पे देख रहे हो एक बॉक्स की तरह बन रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लो ऐसे करके। अब इसका बीच का जो सेंटर है यहाँ पे यहाँ पे हम एक गाइडलाइन को लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट है, राइट। अब देखिए कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसके ऊपर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। देखिए मैं इसको लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, लगभग इसके बिल्कुल आसपास आना चाहिए, ना इससे ज़्यादा अंदर ना इससे ज़्यादा बाहर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको बिल्कुल यहाँ ना रख के थोड़ा सा पीछे रखूँगा मैं। अब यहाँ पे इसको राउंडेड हम कर देंगे, चाहो तो यहाँ से पकड़ के कर दो या तो फिर यहाँ से पकड़ के इसको एक वैल्यू से हम कर देते हैं। देखो बहुत पीछे चला गया, थोड़ा सा और इसको हम आगे कर देते हैं लगभग यहाँ पे। अब मैं इसको 5 mm का कर देता हूँ, देखो बिल्कुल सही आ रहा है। थोड़ा सा हम
इसको और आगे बढ़ा देते हैं यहाँ पे, और अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे आ गया। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे जो हमने रेक्टेंगल लगाया था, इस रेक्टेंगल को हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये गाइडलाइन को भी हम हटा देते हैं, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से एक लॉक हमें मिल जाता है। अब ये दो चीज़, दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ टकराए नहीं, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं 2 mm बाय 2 mm का रेक्टेंगल को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे करके छोटा सा एक रेक्टेंगल आ गया। मैं काम करूंगा कि बस मैं फिल ले लूँगा ताकि आपको दिखाई दे, और मैं HSB कलर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको प्रिंटिंग में नहीं भेजूँगा। तो मैं एक रेड कलर ले रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब इस रेक्टेंगल को हमें यहाँ पे अलाइन करना है, तो काम मैं करूँगा कि इस रेक्टेंगल को भी मैं सेलेक्ट कर लूँगा और अलाइन करेंगे हम पहले लेफ्ट एंड टॉप। ठीक है जी, डीसेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाऊं। ये देखिए ये अपनी जगह पे आ गया। अब यहाँ से गाइडलाइन कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन और एक वर्टिकल गाइडलाइन। ठीक है जी, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं और इस वाले पार्ट को फिर से सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी एक ऐड एंकर पॉइंट से हम एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे। यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को हम ऐड करेंगे। तो एक एंकर पॉइंट को हमने ऐड कर लिया, इसको 2 mm आगे की तरफ मूव करेंगे, 1 2। ठीक है जी, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और यहाँ पे भी एक एंकर पॉइंट है, उसको भी 2 mm हम आगे की तरफ मूव करेंगे, 1 2, इस तरह से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ छोटा सा एक गैप बन जाता है, जिससे ये एक दूसरे के साथ टकरा के एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब ये गाइडलाइन को मैं हटा देता हूँ और इनकी ज़रूरत अब नहीं है तो हटा देना चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ से मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लगा देंगे और इसको सेंटर में रेफरेंस पॉइंट लगा के फ्लिप कर देंगे, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। तो कुछ इस तरह से हमने, अब ये काम कैसे करता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो पहले तो मैं इसकी कॉपी कर लूँ और यहाँ पे एक पिवट पॉइंट लगा के इसको रोटेट करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ऐसे, और इसकी एक कॉपी करके ये इस तरह से फोल्ड होगा और ऐसे दूसरे साइड में आ जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है बिल्कुल इसके कॉर्नर के आसपास आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला पार्ट है, अब आता है ये वाला पार्ट सबसे ऊपर। अब ये वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के बीच में गैप बन जाता है, जिसके अंदर ये वाला जाता है। ठीक है, तो मैं इसको फ्लिप करूँगा और इसको ऐसे करके लेके जाऊँगा। कुछ मैं इसको अलाइन कर देता हूँ तो समझ में आएगा आपको। ऐसे करके ये कुछ इस तरह से जाके लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसमें ग्लू की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से लॉक हो जाएगा। तो ये अपने आप नहीं खुलता है, काफ़ी वज़नदार चीज़ों को भी सह लेता है, तो ज़्यादातर लोग बड़े बॉक्स में यही लगाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब एक काम ये करेंगे कि यहाँ पे देखो रूफ के लिए होल्स भी हमने बनाने हैं। चाहो तो अभी बना लो, चाहो तो आप बाद में भी बना सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं आपको बाद में बताऊं कि बाद में कैसे बनेगा। तो पहले तो एक काम करेंगे कि जी मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा और इसको अलाइन करेंगे आर्टबोर्ड के साथ। सेंटर अलाइन मैंने कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप मैं कर दूंगा वापस से। अब एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और उसका नेम देंगे क्रीज लाइन। ठीक है जी, सबसे पहले क्रीज लाइन को हम क्रिएट करेंगे। तो क्रीज लाइन के लिए जी मैं यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और शिफ्ट की प्रेस करते हुए अंदर के सारे लाइन को ऐसे सेलेक्ट करूंगा। पहले हॉरिजॉन्टल, ऐसे यहाँ तक नहीं लाना है, और फिर वर्टिकल, ऐसे, यूं, ऐसे और इस तरह से। ठीक है, अब सही सेलेक्ट हमने किया है कि नहीं किया, उसके लिए कंट्रोल एक्स प्रेस करो।
देखो बीच में कोई भी लाइन आपको दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ बॉर्डर की लाइनें आपको दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हो। तो कंट्रोल Z करेंगे और इसकी करेंगे कॉपी और पेस्ट करेंगे क्रीज लाइन वाले लेयर पे, एडिट, पेस्ट इन प्लेस। ठीक है जी। अब इसका कलर मैं चेंज कर दूं, प्रिंट के लिए भेजेंगे या फिर डाई लाइन जहाँ पे कटिंग वगैरह होगी तो उनको यही देखना पसंद है, ब्लू कलर का या फिर ग्रीन कलर का क्रीज लाइन। तो उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं ज़्यादातर ब्लू ही रखता हूँ, आप ग्रीन भी रख सकते हो। और डैश लाइन में बदल देंगे ताकि ये और आसानी से पहचाना जा सके। तो 5 पॉइंट का एक डैश लाइन मैं रख रहा हूँ, ये देखो अब डैश लाइन में ये बदल चुका है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा अच्छी तरह से ये पहचाना जाता है। तो इसके लिए मैं अब इसको एकदम से लॉक कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह से मूव ना हो जाए, और इसको मैं हाइड भी कर दूंगा, बाद में हम शो करेंगे फिर से आ जाएंगे। फिर यहाँ पे इन सब को सेलेक्ट करेंगे। अब हम क्रिएट करेंगे ब्लीड को। तो ब्लीड में इस वाले ये जो है लॉक, इसको डीसेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट मत करना। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखो ये डीसेलेक्ट है, सबको सेलेक्ट ही रखेंगे और फिर आ जाएंगे पाथ फाइंडर और यहाँ से कर देंगे यूनाइट। तो जैसे हम यूनाइट करते हैं बीच के सारे लाइन गायब हो जाते हैं। देखो इसका मतलब आपने सही तरीके से काम किया है। अब इसको सेलेक्ट ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ को ले लेंगे। 3 mm का ऑफसेट रखना है मिनिमम, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हो वो आपकी मर्जी है, पर बहुत ज़्यादा भी मत रखना। देखो अननेसेसरी अगर ज़्यादा ऑफसेट को रखोगे तो उसमें वेस्टेज ही होगा पेपर का, क्योंकि ये वेस्टेज में ही जाएगा। तो प्रीव्यू को मैं ऑन कर रहा हूँ, ओके मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना गैप, ये 3 mm का है। अब इससे ज़्यादा रखोगे तो होगा क्या, जब ये यहाँ से कटिंग होगी, जब यहाँ से डाई से कटिंग होगी तो ये वाला जो बाहर पार्ट जा रहा है ये वाला वेस्टेज में ही जाएगा आपका। ठीक है, तो इसको कम से कम ही रखना तो नुकसान थोड़ा कम होगा। तो इसका अब मैं कट कर दूंगा इस वाले लेयर से, क्योंकि इसको नए लेयर में रखना है हमने। तो एक नया लेयर क्रिएट करेंगे और उसका नेम रखेंगे ब्लीड, और उसको पेस्ट इन प्लेस करेंगे और कलर भी हम चेंज कर देंगे। उसका कलर मैं रेड रखूँगा। तो इस तरह से आप ब्लीड का कलर रेड ले सकते हो। ठीक है, इसको मैं हाइड कर दूंगा। अब ये बन गया जी हमारा डाई लाइन, पर अभी ये डाई लाइन नहीं बना है। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि अब आप ऐड कर सकते हैं रूफ के हॉल को। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 2 रूफ लगा हुआ है, और मैं आपको इसके रूफ का फोटो भी दे देता हूँ, आप उसमें देख के समझ सकते हो कि किस तरह का रूफ होता है। जैसे कि आप लेस देखते हो, शूज़ के लेस, उसी तरह से कुछ होता है, लेकिन ये काफ़ी मोटा होता है, 6 या 7 या 8 mm का होता है ये मोटा। उसमें यहाँ से होल से डाला जाता है और वो लॉक हो जाता है। ठीक है, वो बना बनाया मिल जाता है। और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ से एलिप्स लूँगा और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और उसका साइज़ मैं 7 mm बाई 7 mm का ले रहा हूँ, एक छोटा सा सर्कल। ठीक है, इसको मैं ब्लैक में कर दूँगा, यहाँ से मैं ब्लैक में कर देता हूँ उसको। ठीक है जी, अब इसको कहाँ लगाएंगे, पहले तो मैं इसको शो कर दूँ। देखो इसको यहाँ कहीं लगाना पड़ता है। अब ऐसे ही कहीं उठाकर मत लगा लेना, इसका लगाने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो इसका लगाने का तरीका सबसे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे आसान और सबसे बिगिनर वाला तरीका है, एक रेक्टेंगल ले लो, एक रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ऑलराइट, तो ये हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। अब इसको वर्टिकली हाफ करना है, नीचे से पकड़ के, ये देखो सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, यहाँ पे लाएंगे तो इसको वर्टिकल हाफ कहते हैं, ऐसे। अब इसको हॉरिजॉन्टल हाफ भी कर देंगे, ऐसे करके, ये देखिए सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसको इस सर्कल के साथ अलाइन कर देंगे। ये देखिए अलाइन के पैनल में जा रहा हूँ, इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसकी एक कॉपी और करेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। अब इन सभी को सेलेक्ट करेंगे, इन सभी को, और इनकी और एक कॉपी करेंगे और दूसरी साइड में, यानी कि जो बैक साइड है वहां पे भी लगा देंगे। डीसेलेक्ट करेंगे, देखिए
ये जो होल्स है अपनी जगह आ गए। अब ये जो रेक्टेंगल है इनको चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, कुछ इस तरह से, राइट। अब मैं इनको फिर से हाइड कर रहा हूँ और इन सब को मैं सेलेक्ट करूँगा ऐसे, और ये एक बार चेक करने के लिए इसको मूव करा के देख लेना, ठीक है जी। सबको सेलेक्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कंपाउंड पाथ और मेक कर देंगे, ठीक है जी। अब ये बन गया डाई लाइन, ठीक है जी। अब इसका डाई बनने जाएगा, तो इसका जो लेयर का नेम है वो भी नेम मैं डाई लाइन कर देता हूँ, और इनको अनलॉक करके डाई लाइन को सबसे ऊपर रखना है। याद रखना इसको हमेशा ऑर्डर में सबसे ऊपर रखा जाता है, फिर क्रीज लाइन, फिर ब्लीड सबसे नीचे आएगा। तो मैं सबको शो करके इस तरह से लॉक कर देता हूँ। अभी जाना मत, अभी छोटा सा काम और रह गया, ठीक है। छोटा सा काम क्या रह गया, अब मैं अगर क्रीज लाइन में आऊँ यहाँ पे, बाकियों को मैं लॉक कर देता हूँ, सिर्फ क्रीज लाइन का काम है। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखिए मैं डी सेलेक्ट करके ये वाला जो लाइन है ये आपके डाई लाइन के ऊपर से जा रहा है। तो एक काम ये करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दो लाइन है, एक ये है एक ये है। तो एक काम ये करते हैं कि एक लाइन की और कॉपी करके इस साइड में लेके आते हैं ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पे भी फोल्ड होगा, तो यहाँ पे डैश लाइन नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे इस एंकर पॉइंट को पकड़ के यहाँ लेके आते हैं, और इस एंकर पॉइंट को यहाँ से पकड़ के यहाँ लेके आते हैं। देखिए यहाँ से फोल्ड होगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे दो लाइन जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, तो एक को पकड़ के यहाँ पे ला रहा हूँ और एक को पकड़ के यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ ऐसे करके। अब देखो यहाँ पे कोई भी आपको डैश लाइन नज़र नहीं आ रहा है या फिर क्रीज लाइन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है जी। ऑलराइट, तो ये तो हमने इसको क्रिएट कर लिया। एक छोटा सा काम और रह गया है, यहाँ पे आए तो कभी कभी इस तरह से आपको निकलते हुए बाहर नज़र आएंगे स्पाइक्स जैसे। हालांकि ये कोई आपके काम को ख़राब नहीं करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। फिर भी अगर अच्छा ना लगे तो काम कर सकते हैं। ये क्योंकि ब्लीड में है तो मैं ब्लीड को अनलॉक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं डिलीट एंकर पॉइंट, तो एक एंकर पॉइंट को अगर मैं डिलीट कर दूँ तो ये देखिए स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। वापस इनको लॉक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपका जो लेआउट है वो ख़राब ना हो जाए। तो ये देखिए आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कैरी स्टाइल गेबल बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को। अगला ट्यूटोरियल भी आएगा इस पे डिज़ाइन का, इस पे हम डिज़ाइन भी करेंगे, किस किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली होती है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। तो बहुत ही कम खर्चे वाली और बहुत ही डिमांड है इस बॉक्स की। मैंने बहुत बनाया है अभी फेस्टिवल सीज़न में, तो कोशिश की है मैंने आपके साथ कि आपको भी शेयर करके मैं बता दूं ये किस तरह से बनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिज़ाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। Thanks for watching. यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटराम कैट्स